नासा का एक स्पेस कैप्सूल जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद थे वो चांद पर बिल्कुल लैंड करने के करीब था। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। जी हाँ, ये स्पेसक्राफ्ट धरती से 3,22,000 किलोमीटर दूर स्पेस के एक ऐसे हिस्से में गया था जहां इन लोगों को पहुंचने में पूरे 3 दिनों का समय लगा था। जी हाँ, इस स्पेसक्राफ्ट के ऑक्सीजन टैंक में कोई खराबी हुई और वो एक जोरदार झटके के साथ फट चुका था। ये सिलेंडर अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट्स को ऑक्सीजन प्रदान करने का काम कर रहा था और अब एस्ट्रोनॉट समझ चुके थे कि उनके पास बचने का कोई चांस नहीं है। कैबिन में अब सिर्फ 15 मिनट जिंदा रहने की ही ऑक्सीजन बची थी और ये बात भी साफ थी कि इतने कम समय में वापस धरती पर पहुंचने का सोच भी नहीं सकते। खैर, स्पेस में रोबोट्स को भेजना ही नासा के लिए काफी मुश्किल काम होता है और फिर स्पेस में जीते जागते इंसानों को भेजना और फिर उन्हें सही सलामत धरती पर वापस उतारना एक ऐसा मिशन है जिसमें अगर छोटी सी भी गलती हो जाए तो सालों की मेहनत के साथ साथ इंसानी जान का भी नुकसान होता है। चाहे कोई भी स्पेस कैप्सूल हो, वो स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को सूरज से निकलने वाली जानलेवा रेडिएशन से बचाने के साथ साथ उनको एक धरती जैसा एटमॉस्फेयर देता है। वो अंदर जिंदा रह सके, प्रेशराइज्ड कैबिन जिनमें ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए ऑक्सीजन टैंक्स लगे होते हैं और कैबिन से कार्बन डाइऑक्साइड खत्म करने के लिए स्पेशल फिल्टर्स उनमें लगाए जाते हैं। अगर किसी भी वजह से अंतरिक्ष में अगर कोई हादसा हो जाए तो स्पेसक्राफ्ट के साथ साथ उसके अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट्स हमेशा हमेशा के लिए इस काले अंतरिक्ष में खो जाते हैं, जिनको वापस लाना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि ऐसा ही एक हादसा अप्रैल 1970 में अपोलो 13 मिशन पर हुआ था? जी हाँ, ये एक ऐसी घटना है जो किसी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं है। इस मिशन के एक साल पहले यानी कि सन 1969 में अपोलो 11 चांद पर कामयाबी से लैंड कर चुका था, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग इस दुनिया के पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा। अपोलो 11 के बाद अपोलो 12 का भी मून मिशन काफी कामयाब रहा। लेकिन अब बारी थी अपोलो 13 की, जिसका मेन मकसद था चांद पर एक्सप्लोरेशन करना। अपोलो 13 को चांद के एक ऐसे हिस्से में लैंड करना था जहां किसी उल्का पिंड के गिरने की वजह से बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ हो। चांद की ऐसे हिस्से को फ्रामोरो के नाम से जाना जाता है। इस मिशन के कमांडर जेम्स लोवेल थे, जिनके साथ 2 पायलट और जिनका नाम जॉन और फ्रेड था, वो भी इसमें ही मौजूद थे। ये तीनों एस्ट्रोनॉट धरती पर अपने घर परिवार छोड़कर अपोलो 13 मिशन के लिए निकल गए थे। मिशन की शुरुआत 11 अप्रैल 1970 के दिन फ्लोरिडा के जॉन एफ केनेडी स्पेस सेंटर से हुई थी। क्योंकि ये चांद पर इंसानों का पहला ट्रिप नहीं था, इसी वजह से इसका लाइव ब्रॉडकास्ट देखने में ज्यादा लोग इंटरेस्टेड भी नहीं थे। इस स्पेसक्राफ्ट के 3 हिस्से थे, जिसमें से आगे इस चोंच वाले हिस्से को कमांड मॉड्यूल कहा जाता है। ये कमांड मॉड्यूल वही जगह है जहां तीनों एस्ट्रोनॉट्स को ज्यादातर अपना टाइम बिताना था। दूसरा हिस्सा, जिसकी शक्ल किसी मकड़ी के जैसी है, इसे लूनार मॉड्यूल कहा जाता है। इसका मेन मकसद है चांद पर लैंड करना और वहां से एस्ट्रोनॉट्स को वापस लेकर आना। और तीसरा हिस्सा ये सिलेंडर था, जिसे सिल्वर मॉड्यूल भी कहा जाता है। जी हाँ, इसी में स्पेसक्राफ्ट का सबसे महत्वपूर्ण चीजें जैसे कि इंजन और उसका ऑक्सीजन टैंक मौजूद था और इसी वजह से इसे स्पेसक्राफ्ट का दिल भी कहा जाता है। अब प्लान ये था कि पहले ये पूरा स्पेसक्राफ्ट धरती के ऑर्बिट से निकलकर चांद के चारों ओर चक्कर लगाएगा और तभी इनमें से 2 एस्ट्रोनॉट सही टाइम पर इस लूनार मॉड्यूल में बैठकर स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाएंगे और चांद पर लैंड करेंगे। चांद पर सैंपल्स इकट्ठा करने के बाद लूनार मॉड्यूल इनको वापस चांद के ऑर्बिट में लेकर आएगा, जहां वो वापस स्पेसक्राफ्ट में जा मिलेंगे और अंत में धरती की तरफ चल पड़ेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि चांद पर लैंड करना तो दूर की बात है, बल्कि ये लोग ऐसे भयानक हादसे का शिकार होने वाले हैं जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। इन्हें धरती से निकले तकरीबन 55 घंटे बीत चुके थे और इनका स्पेस कैप्सूल धरती से 3,22,000 किलोमीटर दूर तेजी से चांद की तरफ बढ़ रहा था। इसी के चलते एक एस्ट्रोनॉट ने रूटीन के मुताबिक ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए जैसे ही बटन दबाया तो अचानक से एक जोरदार झटका महसूस हुआ। ये जोरदार झटका इतना तेज था कि सबसे अगले मॉड्यूल में बैठे सभी एस्ट्रोनॉट्स एक दूसरे के ऊपर जा गिरे। अब क्योंकि पायलट फ्रेड के मजाक करने की वैसे ही आदत थी, इसी वजह से सभी को लगा कि ये शायद उसी का कोई मजाक है। लेकिन इस बार फ्रेड भी बाकी अपने दोनों साथियों की तरह हैरान रह गए थे। वो कुछ और सोचते इतने में तो मास्टर अलार्म लाइट और इलेक्ट्रिकल पावर फेलियर लाइट झपकनी शुरू हो गई और यहाँ पर 2 बिजलियों की शक्तियों के मिल जाने की वजह से ऑक्सीजन का एक पूरा टैंक ब्लास्ट हो चुका था। मिशन कमांडर ने इसकी खबर धरती पर मौजूद नासा के मिशन कंट्रोल को दी। ये खबर मिलते ही नासा के मिशन कंट्रोल में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि नासा के इंजीनियर्स को अच्छी तरह पता है कि ऑक्सीजन टैंक का फट जाने का मतलब ये है कि वहां अब खतरनाक हादसा होने वाला है। 1-2 मिनट बाद जब मिशन कंट्रोल से स्पेसक्राफ्ट ने रियल टाइम डाटा निकाला तो पता चला कि ना सिर्फ वहां एक ऑक्सीजन टैंक फटा है, बल्कि दूसरा ऑक्सीजन टैंक भी तेजी से खाली होता जा रहा है। इसके साथ साथ 3 में से 2 इलेक्ट्रिकल सप्लाईज भी बेहद बुरी तरह से खत्म हो चुकी हैं।
जो स्पेसक्राफ्ट को चलाने का जरिया थी। एक ही टाइम पर इतने ज्यादा मुसीबत एक साथ संभालना मिशन कंट्रोल के लिए हद से ज्यादा मुश्किल था। दूसरी तरफ स्पेसक्राफ्ट में मिशन कमांडर जेम्स लोवेल ने जब खिड़की से बाहर देखा तो उनको सिल्वर मॉड्यूल में से एक गैस लीक होती हुई दिखाई दी। जी हाँ, ये ऑक्सीजन गैस ही थी जो दूसरे और आखिरी ऑक्सीजन टैंक में से लीक हो रही थी। इस टाइम तक तीनों एस्ट्रोनॉट्स को अच्छी तरह पता चल गया था कि वो अब एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अब हालात ये थे कि इनकी लाइट्स भी ऑफ हो चुकी थी, इनके पास पीने का पानी भी नहीं था, इनका सिर्फ आखिरी पावर बैकअप बचा था और लगे हाथ जो सांस ये लोग ले रहे थे वो भी आखिरी ही थी और वो आखिरी सांसें भी लीक हुई ऑक्सीजन से ही आ रही थी। इन सभी मुसीबतों के साथ साथ एक और मुसीबत भी इनके सर पर ही थी। जी हाँ, ब्लास्ट की वजह से पूरा एयरक्राफ्ट अपनी डायरेक्शन चेंज कर बैठा था। इसका मतलब ये था कि अगर इन्होंने जल्दी ही अपनी सही दिशा नहीं पकड़ी तो ये हमेशा के लिए स्पेस की अनंत गहराइयों में गायब हो जाएंगे और इन्हें सबसे पहले अपनी डायरेक्शन सही करनी थी। और दूसरी तरफ ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी और वो लोग जो टीवी चैनल्स पर बैठकर इस मिशन को कुछ खास अहमियत नहीं दे रहे थे, अब वो भी अपोलो 13 में होने वाले इस हादसे को टीवी पर बैठकर देख रहे थे। एस्ट्रोनॉट्स के परिवार के साथ साथ पूरी दुनिया उनके सही सलामत वापस आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन अब ब्लास्ट को हुए पूरा 1.5 घंटा बीत चुका था। दूसरा ऑक्सीजन टैंक में अब सिर्फ इतनी ही ऑक्सीजन बची थी कि अगले 15 मिनटों तक वो कमांड मॉड्यूल में ऑक्सीजन दे पाए। इसी मौके पर नासा के मिशन कंट्रोल ने फैसला किया कि ये एस्ट्रोनॉट्स को कमांड मॉड्यूल से निकलकर लूनार मॉड्यूल में शिफ्ट किया जाए और किस्मत से लूनार मॉड्यूल में उसकी एक अलग ऑक्सीजन सप्लाई थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो जगह जो लूनार मॉड्यूल की थी वो बहुत छोटी थी और सिर्फ 2 ही एस्ट्रोनॉट्स के लिए डिजाइन की गई थी। अब कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसी वजह से कदम उठाना पड़ा। अब तीनों एस्ट्रोनॉट्स लूनार मॉड्यूल में चले तो गए, लेकिन ये तीनों कब तक जिंदा रह सकेंगे ये जानने के लिए नासा के इंजीनियर्स धरती पर रियल टाइम कैलकुलेशन कर रहे थे और इससे पता चला कि लूनार मॉड्यूल तीनों एस्ट्रोनॉट्स को अगले 2 दिनों तक ऑक्सीजन दे सकता है। लेकिन असल सवाल अभी भी वही था कि आखिर ये तीनों वापस धरती पर कब और कैसे आ पाएंगे। इस सवाल का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं था। अपोलो 13 को वापस धरती पर लाने के लिए नासा के पास 2 ऑप्शन मौजूद थे। पहला ये था कि मेन इंजन को इस्तेमाल करके पूरे स्पेसक्राफ्ट को धरती की तरफ लाया जाए, लेकिन अब ये मेन इंजन भी आखिरी फ्यूल सोर्स पर चल रहा था। इसी वजह से इन इंजीनियर्स को शक था कि रास्ते में ये इंजन भी बंद ना हो जाए। दूसरा ऑप्शन था कि चांद की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके स्पेसक्राफ्ट को धरती पर धकेला जाए और जाहिर सी बात है कि इसमें काफी कम पावर इस्तेमाल होने वाली थी। नासा मिशन कंट्रोल ने दूसरा ऑप्शन चूज किया, लेकिन इसमें भी एक दिक्कत थी। जी हाँ, वो दिक्कत ये कि जब स्पेसक्राफ्ट चांद की ग्रेविटी को इस्तेमाल करके पूरा एक गोल चक्कर लगा कर आएगा तभी उसको चांद के ऑर्बिट से निकाल कर धरती की तरफ धकेलना होगा और ये काम करना होगा लूनार मॉड्यूल में लगे इंजन की मदद से। लेकिन लूनार मॉड्यूल का इंजन जो कि सिर्फ चांद से टेक ऑफ करने के लिए डिजाइन किया गया था, उससे ये काम पहली बार किया जाना था जो काफी ज्यादा रिस्की होने वाला था। लूनार मॉड्यूल्स के रॉकेट्स को किस पॉइंट पर और कितनी देर के लिए चलाया जाएगा ये कैलकुलेशंस भी इतनी आसान नहीं थी। इन कैलकुलेशंस में छोटी सी भी गलती एक बहुत बड़े हादसे को अंजाम दे सकती थी। धरती पर नासा के मिशन कंट्रोल्स ने सारी कैलकुलेशन करके एस्ट्रोनॉट्स को भेजी और लूनार मॉड्यूल में बैठे एस्ट्रोनॉट्स ने वही किया। उनसे कहा गया कि चांद के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद एक खास पॉइंट पर पहुंचकर उन्होंने 35 सेकंड्स के लिए अपना रॉकेट बंद किया, जिससे आखिरकार उनकी डायरेक्शंस धरती की तरफ हो चुकी थी। पूरे 2 दिनों बाद स्पेसक्राफ्ट 32,000 प्रति घंटे किलोमीटर की स्पीड पकड़कर वो धरती के काफी करीब पहुंच चुका था। लेकिन अब इनको एक मुश्किल चीज का सामना करना था और वो था धरती का वातावरण। जी हाँ, इनको पता था कि धरती के वातावरण में घुसने से पहले इनको बहुत तेज झटका लगेगा और शायद हो सकता है कि इनका स्पेस कैप्सूल इस चीज को ना सहन कर पाए। इसलिए अब इनको सबसे पहले अपना लूनार मॉड्यूल वापस छोड़कर स्पेस मॉड्यूल अपने वापस उसी कमांड मॉड्यूल में जाना था, क्योंकि सिर्फ कमांड मॉड्यूल ही इस काम के लिए डिजाइन किया गया था। इसलिए अपने स्पेस सूट पहनकर वो लोग कमांड मॉड्यूल में गए, जहां सारे कंप्यूटर्स बंद होने की वजह से वहां का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे जा चुका था। धरती पर एंटर करने के लिए उन्होंने खुद को लूनार और सर्विस मॉड्यूल से अलग कर दिया। नासा के मिशन कंट्रोल और पूरी दुनिया के लोगों की सांस थमी हुई थी, क्योंकि अब वो टाइम पास आ चुका था जब बिना किसी कंट्रोल के लोग धरती पर वापस एंटर होने वाले थे। एंट्री के समय गर्मी की वजह से पूरे 3 मिनटों तक उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। जब 3 मिनटों तक उनका कोई जवाब नहीं आया तो सभी को यही लगा कि शायद एस्ट्रोनॉट्स नहीं बचे। लेकिन फिर एकदम से वही हुआ जिसका सभी को इंतजार था। उन्होंने रेडियो से अपने ठीक होने का मैसेज भेजा, धरती के वातावरण में एंटर हुए और एंटर होते ही उन्होंने अपने पैराशूट्स खोल दिए, जिसे अब टीवी पर भी दिखाया जा रहा था। एस्ट्रोनॉट्स के परिवार के साथ साथ हर कोई खुश हो रहा था। आखिरकार पूरे 5 दिनों बाद 17 अप्रैल को उनका कैप्सूल पैसिफिक ओशन में आकर गिरा और उनको तुरंत रेस्क्यू कर लिया गया। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट
टाइम पास रखो एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।